everyone, welcome to my channel. So today we are reading the love song of J. Alfred Prufrock by the famous poet T.S. Eliot. So let's start. So first of all we will read about the poet. ओके आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हो उसमें अगर किसी भी पोम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको उस पोएट के बारे में बताना चाहिए। इससे आपका आंसर भी लंबा होता है एंड दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो टी.एस. एलियट जो थे उनका जन्म हुआ था 1888 में। ओके एंड उनका डेथ हुआ था 1965 में। टी.एस. एलियट बहुत ही फेमस पोएट थे। वो ऐसे भी लिखते थे, पोम्स लिखते थे एंड वो एक प्ले राइट भी थे। एंड उनका जन्म हुआ था अमेरिका में, मतलब यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन बाद में वो ब्रिटिश सिटीज़न बन जाते हैं जब वो इंग्लैंड शिफ्ट होते हैं अपने एजुकेशन के लिए। उनको टी.एस. एलियट को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? उनके मॉडर्निस्ट पोएट्री के लिए जाना जाता है। वो जो पोएट्री लिखते थे मॉडर्निस्ट एरा में, मतलब मॉडर्निस्ट एरा किसको कहते हैं? जब वर्ल्ड वॉर 1 ओवर हुई थी लेट 19th सेंचुरी में एंड 20th सेंचुरी का अर्ली फेज़ था, उसे कहते हैं मॉडर्निज़्म। तो वो उस टाइम पोएट्री लिखते थे एंड बहुत अच्छा पोएट्री लिखते थे। उस टाइम के सबसे फेमस थे, वन ऑफ द फेमस पोएट टी.एस. एलियट। और वो अपने पोएट्री में अपने मॉडर्न लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में, कन्फ्यूज़न के बारे में बताते थे। एंड उनका जो सबसे फेमस वर्क्स था, पहला था द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो कि हमने पढ़ना है अभी। एंड जो टी.एस. एलियट की जो पोम्स होते हैं वो थोड़े पढ़ने में थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, बट उसमें बहुत सारा डिटेलिंग होता है, डीप थॉट्स होता है लाइफ के बारे में, टाइम के बारे में, सोसाइटी के बारे में। एंड इसलिए टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला था 1948 में। एंड उनका बहुत सारा फेमस वर्क्स है जो आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो भी हम लोग पढ़ेंगे, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ऐसा पोम है जो एक अकेला व्यक्ति के बारे में बताता है, उसके फियर्स के बारे में, उसके फीलिंग्स के बारे में। देन उनका और भी बहुत फेमस वर्क्स है, द वेस्टलैंड, फोर क्वार्टर्स। ओके, यू कैन रीड दिस। एंड टी.एस. एलियट के जितने भी राइटिंग होते हैं, ओके, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑफ्टनली कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब थोड़े से समझने में दिक्कत हो सकती है, बट वो बहुत सिंबॉलिक होते हैं उनके वर्क्स। तो आप देखोगे टी.एस. एलियट जो भी वर्क्स लिखते थे, पोम्स लिखते थे, एसेज लिखते थे, उसमें बहुत सारा सिम्बोलिज़म्स वो यूज़ करते थे एंड बहुत अलग-अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते थे, अलग-अलग मिथ्स यूज़ करते थे, मतलब मिथोलॉजिकल जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं, ग्रीक माइथोलॉजी या कुछ भी, वो सब भी अपने वर्क में वो इंक्लूड करते थे। बिसाइड्स पोएट्री ही ऑल्सो रोट प्लेज लाइक मर्डर इन द कैथेड्रल। एंड वो प्ले राइट भी थे, तो वो प्ले भी लिखते थे एंड उनका बहुत फेमस प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल। और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ओके, 1948 में, क्योंकि उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था, कंट्रीब्यूट किया था मॉडर्न लिटरेचर में। और उनका जो वर्क है और भी राइटर्स को आज तक इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है। ओके, नाउ वी विल रीड द टाइटल ऑफ द पोम। जो पोम का जो टाइटल है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पोम को अच्छे से समझ पाएंगे। सो पोम का टाइटल क्या है? द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल टाइटल रखा गया है। एंड इसे देखते ही हमें क्या ऐसे इसे पढ़ते ही हमें क्या लगता है कि ये जो पोएम है वो रोमांस से रिलेटेड होगा, क्योंकि इसका नाम लव सॉन्ग है, तो पक्का इसमें कुछ रोमांटिक स्टोरी होगा, रोमांटिक फीलिंग्स के बारे में होगा, कुछ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन होगा लव का। लेकिन जब हम इस पोएम को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो टाइटल है ये पूरा आयरॉनिक है, मतलब कंप्लीटली अपोजिट स्टोरी है। इसमें कोई रोमांटिक लव नहीं दिखाया गया है, कुछ हैप्पी एंडिंग या ये सब नहीं दिखाया गया है। इंस्टेड इसमें दिखाया गया है जो एक इंसान के अंदर, मॉडर्न मैन के अंदर जो फ़ियर होती है, डर होती है, उसके खुद के जो शॉर्टकमिंग्स होते हैं, अकेलापन होता है, डाउट होता है, उन सबको दिखाया गया है। एंड ये जो वर्ड है लव सॉन्ग का मतलब क्या होता है? पैशन, करेज एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करना, ठीक है। और ट्रेडिशनल पोएट्री में हम लोग क्या देखते हैं, जो मॉडर्न पोएट्री के पहले होता था उसमें क्या होता था कि लव सॉन्ग का मतलब जैसे कि एक लवर है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है अपनी वुमन के लिए, मतलब ऐसा दिखाया जाता था। लेकिन इस पोम में जो लव सॉन्ग है, इसमें जो प्रूफॉक है वो इसका अपोजिट करता है। वो किसी लवर के लिए एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। इस पोम में वो उसका डर दिखाया जा रहा है कि वो बोलना चाहता है बहुत कुछ लेकिन बोल नहीं पाता, एक्शन लेना चाहता है लेकिन एक्शन नहीं ले पाता, और वो हमेशा टेंशन में रहता है और खुद पे डाउट करते रहता है। उसका सेल्फ वर्थ बहुत कम है और उसे हमेशा ये डर रहता है कि लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे, उसे जज करेंगे एंड उसके बारे में क्या सोचेंगे, वो हमेशा ये सोचते रहता है। एंड इसी डर की वजह से वो कभी भी अपना प्यार कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता, कभी किसी के लिए एक्शन ले ही नहीं पाता, कुछ कर ही नहीं पाता अपने लाइफ में। तो ये जो टाइटल है लव सॉन्ग,
ये कोई रोमांटिक टाइटल नहीं है, बल्कि एक ऐसा टाइटल है जो कि शो करता है साइलेंस को एंड हेसिटेशन को, नॉट लव। एंड यहाँ पे जो टाइटल में नेम चूज़ किया गया है, जे एल्फ्रेड ट्रू फ्रॉग, जो स्पीकर का ये जो नेम है, ये नेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सुनने में बहुत ही ऐसा लगता है कि कोई बड़े आदमी का नाम है, मतलब आई मीन बहुत ही सीरियस नाम लगता है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बट बहुत ही सिंपल नाम है, ऑर्डिनरी नाम है। इट डज़ नॉट साउंड लाइक द नेम ऑफ अ रोमांटिक हीरो, कोई रोमांटिक हीरो की तरह इसका नाम नहीं है। और जैसे कि एलियट, जो टीएस एलियट पोएट है, वो ये नाम क्यों चूज़ किए? वो चूज़ किए ये दिखाने के लिए कि एक एवरेज मॉडर्न मैन का लाइफ कैसा होता है। और वो इस स्पीकर के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो जे अल्फ्रेड है वो कितना शाई है, कितना इनसिक्योर है खुद को लेके, वो सोशली कितना ऑकवर्ड है, लोगों के बीच जाने से कितना डरता है, एंड उसे खुद के अपीयरेंस को लेके भी कितनी इनसिक्योरिटी है कि वो कैसा दिखता है, उसका एज कितना हो गया है, उसे लोग कैसे जज करेंगे। ये सब भी शो किया है टीएस एलियट ने। एंड ये जो कैरेक्टर है जे अल्फ्रेड ट्रू फ्रॉक, इसके थ्रू टीएस एलियट ने शो किया है कि मॉडर्न पीपल का क्या कंडीशन होता था, जो खुद को बहुत वीक समझते थे एंड सोसाइटी से बहुत अलग समझते थे खुद को, डिस्टेंट फील करते थे। एंड ये जो टाइटल है वो हमें पोम के मेन थीम्स को भी शो करता है, जैसे कि एंग्जाइटी एंड आइसोलेशन, मतलब डिप्रेशन एंड आइसोलेशन, खुद को जब एक इंसान अकेला कर लेता है या अकेला फील करने लगता है। एंड प्रूफ्रॉक जो है इस पोम का जो मेन कैरेक्टर, प्रूफ्रॉक, वो इसी मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहा है जहाँ लोग उसे बहुत ही अकेला फ़ील कराते हैं, मतलब उसे इस सोसाइटी में लोगों के बीच रह के भी अकेला फ़ील होता है, उसे भी प्यार चाहिए, बट वो सब कुछ इतना ओवरथिंक कर लेता है, इतना टेंशन में रहता है कि वो इमोशनली पैरालाइज़्ड हो जाता है, इमोशनली वीक हो जाता है, लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाता, एंड अपने लाइफ़ को बहुत छोटा दर्जा दे के रख रख देता है। एंड उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारा वेस्ट कर दिया अपने लाइफ में टाइम को, एंड उसका जो माइंड है वो हमेशा क्वेश्चन से भरा रहता है, लेकिन वो कभी भी एक्ट नहीं करता, हमेशा सोचता रहता है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द पोम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड ट्रू फ्रॉक। तो आप यहाँ देखोगे कि पोम की स्टार्टिंग में, मतलब जो पोम है उसके स्टार्टिंग में एक एपिग्राफ दिया गया है जो कि इटालियन में लिखा गया है, ठीक है। एंड एपिग्राफ किसे कहते हैं? जो किसी भी टाइटल के पहले यूज़ होता है एज अ, जो कि एक थीम बताता है पोम के थीम को, ठीक है। और ये किसी और
स्टोरी से लिया गया है या एपिक पोम से या किसी और वर्क से, ये उसका आधा पार्ट है, उसको कहते हैं एपिग्राफ। एंड यहाँ पे जो एपिग्राफ लिया गया है वो एक एपिक पोम से लिया गया है। उस पोम का नाम है डिवाइन कॉमेडी, जिसे लिखा था डांटे एलिगेरी ने। ठीक है। एंड डिवाइन कॉमेडी जो एपिक पोम है उसका चैप्टर 27 का एपिग्राफ या पार्ट हमें मेंशन किया गया है इस पोम में। ठीक है। चैप्टर 27 मतलब वो जो डिवाइन कॉमेडी पोम है उसका चैप्टर 27 कैंटो 27। ओके। एंड डांटेज इन्फर्नो मतलब चैप्टर 27 का जो फर्स्ट पार्ट है, इन्फर्नो मतलब हेल, जो हेल वाला चैप्टर है उसके बारे में हमें बताया गया है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्ट लाइन में बोला जा रहा है सीओ क्रेडिसे के मिया रिस्पोस्टा फोसे। तो आप लोग समझ गए होंगे ये इटालियन में लिखा गया है। सो ओके, आप नोटिस करो कि यहाँ पिक्चर में दो लोग खड़े हैं एंड ये लोग कहाँ पे खड़े हैं? हेल में खड़े हैं, मतलब नरक में। एंड यहाँ पे जो एपिक पोम का डिवाइन कॉमेडी का जो पोएट है डांटे, वो खुद यहाँ पे अपने आप को शो कर रहा है इस स्टोरी में। वो खड़ा है एंड इसके पीछे वर्जिल है जो इसको हेल में एज अ ऑब्जर्वेंट ले जाता है, मतलब उसको एज अ पनिशमेंट नहीं ले गया है, वो डांटे को हेल में ले गया है सच्चाई दिखाने। ठीक है, मतलब उसको गाइड करते हुए उसे ले गया है। एंड यहाँ पे है हेल में जो पनिश्ड इंसान है, सोल है, वो है गेरो द मॉन्टीफेल्ट्रो। ठीक है। अब यहाँ पे डांटे मॉन्टीफेल्ट्रो से बात कर रहा है। ठीक है। पहले गेडो अपनी बात बोलता है डांटे को देख के। सो वही हमें एपिग्राफ में दिया गया है। सो फर्स्टली यहाँ पे बोला जा रहा है फर्स्ट लाइन में सीओ क्रेडिसे que mia risposta fosse e persona que mai tornasse al mondo। तो यहाँ इटालियन में लिखा गया है एंड यहाँ पे ये बोला जा रहा है, मतलब गिडो ये बोल रहा है कि अगर मुझे पता होता कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो भी रिवील कर रहा हूँ वो ऐसे इंसान तक मेरी बात पहुँचेगी जो इंसान यहाँ से कभी लौट के जाएगा, मतलब वो यहाँ हेल में नहीं रहेगा, वो जीवित चला जाएगा वापस से अर्थ पे, तब मैं अपनी बात बिल्कुल शेयर नहीं करता। लेकिन अब यहाँ पे वो बोल रहा है क्वेस्टा फियामा स्टाडिया सिंजा पियोस कोसे मा पेरकियोके जामाई दी क्वेस्टो फोंडो। इसका मतलब है कि गिडो फिर से बोलता है कि लेकिन वो बोलता है अभी तक कोई भी ऐसा इंसान इस फ्लेम में आने के बाद, मतलब हेल में आने के बाद वापस जीवित नहीं गया है, मतलब यहाँ से बाहर नहीं जा पाया है। इसलिए मैं अपनी बात बोलने से हिचकिचाऊंगा नहीं, मैं तुमसे अपनी सारी बात शेयर करूंगा, सारी सीक्रेट्स रिवील करूंगा, क्योंकि क्योंकि गेडो को ऐसा लगता है कि जो भी लोग एक बार हेल में आ गया वो वापस नहीं जा सकता। लेकिन गेडो को नहीं पता था कि डैंटे हेल से वापस जा सकता है, वो सिर्फ एज अ ऑब्जर्वेंट वहाँ पे आया है। ठीक है। मैं पेरियोर के जामाई दी क्वेस्तो फोंदो नॉन टॉर्नो वीवो एल्गन सियल दो इल्वेरो सेंजा तेमद इन्फेमिया ती रिस्पोंडो। तो वो यहाँ पे गेडो फिर से कह रहा है डांटे से कि अब तो मुझे कोई बदनामी का भी डर नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे कुछ भी अपना बात शेयर करूँगा तो तुम जाके अर्थ पे जा नहीं पाओगे और किसी से मेरा बात बता नहीं पाओगे एंड मेरा रेपुटेशन भी बचा हुआ रहेगा। ठीक है। गेडो ऐसा सोच रहा है, इसलिए वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें बिना कोई टेंशन का सारी बात बता सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गेडो को हेल में जाने के बाद भी किस चीज़ की चिंता है? अपने रेपुटेशन की चिंता है, अपनी इंटीग्रिटी की चिंता है। एंड और यहीं पे ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि गेडो कितना, उसे पनिशमेंट क्यों मिली थी हेल में, वो हेल में क्यों है? क्योंकि उसने कुछ फ्रॉड किया है, कुछ छल किया था अपने लाइफ में जब वो जीवित था। एंड हेल में होने के बाद भी उसे अपनी रेपुटेशन की चिंता है, मतलब इतने पाप करने के बाद भी उसे चिंता है कि किसी को उसकी सच्चाई ना पता चल जाए। एंड वो अपना सच्चाई बताने के लिए तभी रेडी हो रहा है जब उसे लग रहा है कि कोई उसकी बात किसी को जाके बताएगा नहीं अर्थ पे। ठीक है। तो ये होता है ह्यूमन बीइंग का हाइपोक्रेसी, जो कि यहाँ दिखाया गया है इस एपिग्राफ के थ्रू। एंड इसी थीम पे पूरा पोम बेस्ड है। ठीक है। सो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ वी विल रीड द पोम। यहाँ पे पहले फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। लेट अस गो देन, यू एंड आई, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels, and
sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask, what is it? Let us go and make our visit. In the room, the women come and go, talking of Michael Anglo. तो यहाँ पे टीएस एलियट फर्स्ट लाइन में इस स्पीकर के थ्रू एक स्टोरी बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे स्पीकर हम लोग किसको एज्यूम करेंगे? जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक को एज्यूम करेंगे। बट ये कंफर्म नहीं है कि वो स्पीकर है या नहीं, बट इसे हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि सिर्फ एक ही बार ये नाम यूज़ हुआ है जे एल्फ्रेड का टाइटल में। ओके, तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो या तो हम रीडर्स को बोल रहा है साथ में चलने के लिए, या तो वो किसी अपने कंपेनियन या फ्रेंड को बोल रहा है कि चलो साथ में, सिर्फ तुम और मैं, जब शाम को। और यहाँ पे वो इवनिंग को एक पेशेंट से कंपेयर कर रहा है। एक ऐसा पेशेंट जो कि टेबल के ऊपर एथराइज्ड है। एथराइज्ड मतलब जिसे एनेस्थीसिया दिया जाता है एंड वो बेहोश पड़ा रहता है टेबल के ऊपर। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख सकते हो। तो वो जो इवनिंग है उसे एक पेशेंट, एथराइज्ड पेशेंट की तरह बता रहा है, इवनिंग को कंपेयर कर रहा है पोएट। और इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉर्म्स को टीएस एलियट ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली कैसे पहले एक्सप्लेन किया जाता था कि इवनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही बर्ड्स हैं, ये है, बहुत ही ग्लोरीफाई किया जाता था नेचर को। लेकिन यहाँ पे नेचर को, इवनिंग को बहुत ही सैड दिखाया जा रहा है, रियलिटी, हार्श रियलिटी दिखाया जा रहा है मॉडर्न एरा का, वर्ल्ड वॉर के बाद। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इवनिंग एक ऐसे पेशेंट की तरह हो गया है जो कि बीमार है, मतलब बहुत ही सुनसान जैसा माहौल हो गया है, बहुत ही शांत माहौल हो गया है, बहुत ही अनस्टेबल माहौल हो गया है। लेट अस गो थ्रू सर्टेन हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स, द मटरिंग रिट्रीट्स। इसका मतलब है कि वो बोल रहा है कि चलो हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स पे से होते हुए, हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स का मतलब है ऐसा स्ट्रीट, ऐसा गली जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, कोई लोग नहीं है ज़्यादा, मतलब बहुत ही सुनसान है, बहुत ही खालीपन है उस जगह पे। द मटरिंग रिट्रीट्स मतलब वहाँ जो लोग हैं, कुछ लोगों की जो आवाज़ है वो बहुत ही धीमी धीमी आवाज़ आ रही है, मतलब उनकी आवाज़ फेड हो रही है। ऑफ रेस्टलेस नाइट्स एंड वन नाइट चीप होटल्स। फिर वो कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? रेस्टलेस नाइट्स मतलब ऐसी बेचैनी जैसी माहौल में रात को हम लोग नाइट चीप होटल्स में चलते हैं, मतलब ऐसी सस्ती जो होटल्स होती हैं, एक रात के लिए हम वहाँ रुकेंगे। एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स, सॉडस्ट उसे कहते हैं, आपने देखा होगा, जो लकड़ी के जो छोटे छोटे पाउडर जैसे जो बुरादे होते हैं, उसे कहते हैं सॉडस्ट। मतलब इसका मतलब है कि वो जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे वो सॉडस्ट है, मतलब बहुत ही डर्टी फ्लोर्स है, पूरा गंदगी है, और वहाँ पे ऑयस्टर शेल्स भी बिखरे पड़े हैं। ऑयस्टर शेल्स ऐसे कहते हैं, आपने देखा होगा, वो भी उस रेस्टोरेंट्स में बिखरे पड़े हैं। स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्ग्यूमेंट ऑफ इंसीडियस इंटेंट। फिर वो बता रहे हैं कि स्ट्रीट्स में जो लोग हैं, वो लोग एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। एंड लोगों का एक दूसरे को लेके इंटेंशन सही नहीं है, एक दूसरे को लेके उनका इंटेंशन बहुत ही बुरा है। एंड उनका जो आर्ग्यूमेंट है टीडियस है, मतलब उनका बहस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, जो कि बहुत ही टायरिंग है। टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, ओ डू नॉट आस्क व्हाट इज इट, लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट। और वो कह रहे हैं कि टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, मतलब मैं तुम्हें जहाँ ले जा रहा हूँ साथ में, वो जगह पे तुम, हो सकता है कि तुम बहुत सारे सवाल उठाओगे या तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन मुझसे अभी मत पूछो कि वो सवाल क्या होगा। लेकिन वो क्या चाहते हैं, रीडर्स को या कंपेनियन जिसके भी साथ वो जाना चाहते हैं, वो उसको कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ खुद चलो, विजिट करो इस जगह पे, एंड तुम खुद एक्सपीरियंस करो। ठीक है। इन द रूम द वेमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंग्लो। फिर से वो डिस्क्राइब करने लगते हैं सिटी लाइफ को, कि वहाँ पे जो रूम है वहाँ पे सभी वेमेंस आ रही हैं, जा रही हैं, एंड वो लोग एक ही इंसान का बात करती हैं, माइकल एंग्लो का। माइकल एंग्लो कौन थे? वो बहुत बड़े पेंटर एंड स्कल्प्टर थे, मतलब वो मूर्तियाँ बनाते थे एंड पेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल ये पेंटिंग बहुत फेमस है माइकल एंग्लो का, एंड ये भी मूर्ति जो कि वो बनाते थे। तो सारी वेमेन सिर्फ उन्हीं का बात कर रही है, माइकल एंग्लो का। तो यहाँ पे स्पीकर ये दिखाना चाह रहे हैं, उनका इनसिक्योरिटी दिख रहा है कि वेमेन जो है वो माइकल एंग्लो का बात कर रही हैं, बस उनका बात नहीं कर रही हैं। तो ये यहाँ पे उनका खुद का इनसिक्योरिटी सबसे पहले शो हो रहा है। ओके।
Next paragraph. The yellow fog that rubs its back upon the window panes, the yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes, licked its tongue into the corners of the evening, lingered upon the pools that stand in drains, let fall upon its back the soot that falls from chimneys, slipped by the terrace, made a sudden leap, and seeing that it was a soft October night, curled once about the house and fell asleep. इस पैराग्राफ में टी एस एलियट क्या बता रहे हैं, अर्बन लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पोल्यूशन का बात हो रहा है। येलो फॉग किसको शो कर रहा है, पोल्यूशन को। एंड इसे किस तरह से समझाया गया है, एक कैट से कंपेयर करके समझाया गया है, ठीक है। कैट जो एनिमल होती है, तो जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है कि जिस तरह से एक बिल्ली, एक कैट किसी भी खिड़की के शीशे के ऊपर वो खुद को रगड़ती है, वहाँ पे खेलती है, उसी तरह ये जो धुंध है, ये जो फॉग है, ये जो स्मोक है, वो भी विंडो पे पूरा लगा हुआ है। एंड द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स। मजल मतलब वही जो बिल्ली का नोज एंड माउथ का एरिया होता है, जब वो उससे मजल मतलब जब वो लिक करती है विंडो पेन्स के ऊपर, मतलब वहाँ पे खेलती है अपने आप को रगड़ रगड़ के उसके ऊपर, उसी तरह स्मोक भी पूरा लगा हुआ है विंडो पेन्स के ऊपर। एंड लेग्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग। और जैसे शाम के हर कोने में बिल्ली जाती है और लिक करती है सब जगह, उसी तरह फॉग हर कोने में फैलता है। लिंगर्ड अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स। और ये जो फॉग है, ये जो पोल्यूशन है, ये जो धुंध है, स्मोक है, ये और कहाँ पे है, पूल्स के अंदर है। पूल्स मतलब कोई साफ पानी नहीं, जो ड्रेन्स होती है, जो नाली होती है, उसमें भी ये पूरा फैला पड़ा है। मतलब वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे भी पोल्यूशन है, और वहाँ पे भी फॉग है। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज। फॉल्स अपॉन इट्स बैक, जिस तरह से चिमनी से जो निकलता है गैस या फिर जो स्मोक निकलता है चिमनी से, तो इमेजिन करो कि एक बिल्ली है वहाँ पे, एंड उसके ऊपर उसका जो पूरा बाल होता है शरीर का, उस पे चिमनी का पूरा स्मोक या फिर गंदगी जो कहते हैं, वो पूरा उसके बॉडी पे लग गया है। उसी तरह फॉग फॉग भी उसी गंदगी के साथ मिल जाता है, मतलब उस स्मोक के साथ, एंड वो एयर को और डर्टी कर देता है, ठीक है। स्लिप्ड बाय द टेरेस मेड अ सडन लीप। स्लिप्ड बाय द टेरेस, अब जिस तरह से बिल्ली छत पे जाती है टेरेस पे, फिर वहाँ से एक जंप लेती है, सडन लीप, उसी तरह फॉग भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, और जो रात है वो बहुत ही शांत है, अक्टूबर नाइट है, कोई भी शोर शराबा नहीं है, तो वो बिल्ली जिस तरह से वापस से खुद को कर्ल करके सो जाती है शांति से, उसी तरह फॉग भी वापस से चला जाता है, या वहीं पे स्टिल हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसमें फॉग का जिक्र किया गया है। इसका मतलब है फॉग किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, पोएट की कन्फ्यूज़न को सिग्निफाई कर रहा है। जिस तरह से धुंध फैल जाती है पूरे सिटी में, उसी तरह से पोएट अपने फीलिंग्स को बताना चाह रहे हैं कि उनके अंदर कितनी कन्फ्यूज़न है चीज़ों को लेके, डिसीजन बनाने को लेके, जो कि उनको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती है। एंड जिस तरह से जो फॉग होती है, धुंध होती है, वो कहीं भी चले जाती है हवा में, कहीं भी किसी के भी साथ कहीं भी सेटल हो जाती है। ये पोएट के फीलिंग्स को एंड उनके स्टेट को उनके स्टेट को दिखा रहा है कि वो कितना बंधा हुआ ऐसे ही फील कर रहा है, एक फॉग की तरह, कितना कंफ्यूज फील कर रहे हैं खुद के ही थॉट्स में। And indeed, there will be time for the yellow smoke that slides along the street, rubbing its back upon the window panes. There will be time to prepare a face to meet the faces that you meet. अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो क्या बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है कि हमारे पास और भी समय होगा, और अभी भी हमारे पास बहुत समय है। किस चीज़ के लिए, ये जो येलो स्मोक है, ये जो फॉग है, इसे पूरे स्ट्रीट में फैलने के लिए। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो बार बार रिपीट कर रहा है, उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है कि जिस तरह बिल्ली एक स्ट्रीट पे घूमती है, एंड येलो स्मोक जो कि पूरा फैलते ही रहता है धीरे धीरे गली में, मोहल्ले में, सब जगह, एंड अपने बिल्ली की तरह जो स्मोक है वो खुद को रगड़ता है विंडो की तरफ, विंडो के बाहर। तो वो बोलता है ये सब चीज़ के लिए अभी भी समय है, मतलब
मतलब ये बार-बार वो बोल रहा है कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। ये दिखाता है कि जो स्पीकर है वो कितना इनडिसाइसिव है। मतलब वो उसको पता है कि उसका समय बीत रहा है, लेकिन वो खुद को बार-बार बोल रहा है कि मेरे पास अभी भी समय है, और वो हिचकिचा रहा है एक्शन लेने से। वो बस बैठ के सोच रहा है कि हाँ, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बट वो कर नहीं रहा है कुछ भी। To prepare a face to meet the faces that you meet, there will be time to mutter and create, and time for all the works and deeds of hands that lift and drop a question on your plate. Time for you and time for me, and time yet for 100 indecisions and for 100 visions and revisions before the taking of a toast and tea. तो यहाँ पे टीएस एलियट क्या बताना चाह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी भी समय है और बहुत समय होगा क्या करने के लिए, उन लोगों से मिलने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत समय है, खुद पे काम करने के लिए, ताकि हम जिन लोगों से मिलेंगे, जो कि जिनसे हम एवरीडे लाइफ में मिलते हैं, टू मीट द फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट। इसका मतलब है ऐसे लोग जो कि मास्क पहने हुए हैं सोसाइटी में, सभी लोग, ये उनको ऐसा दिखा रहा है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट। मतलब हमारे पास इतना समय है और भी समय होगा कुछ चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या कुछ नया शुरू करने के लिए लाइफ में। हमारे पास बहुत समय है। वो बार बार ऐसा बोल रहा है खुद से, मतलब खुद से झूठ बोल रहा है स्पीकर, खुद को तसल्ली दे रहा है ये बोल के कि बहुत समय है। मतलब वो अपने कंफर्ट जोन में है अभी भी, वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। एंड वो बोल रहा है टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स। वो बोलता है सभी काम करने के लिए हमारे पास बहुत समय है। एंड हमारे इसका मतलब है कि जो स्पीकर है उसके लाइफ, उसको अपने लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, सोसाइटी को लेके बहुत सारे सवाल है उसके लाइफ में। ओके। एंड वो अपने किसी भी लाइफ के पार्ट में कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसे किसी चीज़ का डर है, हेसिटेशन है। एंड वो खुद को बार बार तसल्ली दे रहा है ये बोल के कि हाँ, मैं फ्यूचर में कर लूँगा, खुद को सही कर लूँगा, खुद पे काम कर लूँगा, मेरे पास बहुत समय है। ठीक है। फिर वो बोलता है टाइम सेट फॉर 100 इन डिसीजंस। तो वो बोलता है कि वो हज़ारों बार इंडिसाइसिव होगा, मतलब वो कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, लेकिन उसको और भी समय मिलेगा गलती करने का, फिर से एक प्लान बनाने का, फिर से कुछ करने का। लेकिन वो एक्शन अभी भी नहीं ले रहा है, बस वो खुद को तसल्ली दे रहा है। बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी, मतलब टोस्ट एंड टी जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ होते हैं ब्रेकफास्ट, मतलब एवरीडे लाइफ में, उससे पहले वो क्या-क्या इतना ओवरथिंकिंग कर रहा है, ओवर एनालाइज़ कर रहा है अपने लाइफ़ को लेके कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, बट वो कर कुछ नहीं रहा है, बस वो बता रहा है। एंड वो खुद को तसल्ली दे रहा है कि मेरे पास समय है, मैं कर लूँगा, और वो ओवरथिंक कर रहा है, जबकि उसे एक्शन लेना चाहिए। In the room, the women come and go, talking of Michelangelo, and indeed there will be time to wonder, do I dare and do I dare? Time to turn back and descend the stair with a bald spot in the middle of my hair. They will say, how his hair is growing thin. My morning coat, my collar mounting firmly to the chin. My necktie rich and modest, but asserted by a simple pin. पे आप नोटिस करो कि जो स्पीकर है वो फिर से रिपीट कर रहा है ये लाइन कि विमेन लोग आ रही हैं रास्ते में, और सभी लोग एक ही आदमी के बारे में बात कर रही हैं, माइकल एंग्लो के बारे में, जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, स्कल्पचर थे। तो यहाँ पे ये लाइन फिर से रिपीट किया गया है, जो कि दिखाता है कि जो स्पीकर है वो बहुत ही इनसिक्योर हो रहा है। मतलब उसको, मतलब यहाँ स्पीकर को पता चल रहा है कि वो उस लायक अभी नहीं है कि लोग उसके बारे में बात करें। एंड इसलिए उसे बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है ये देख के कि जो बाकी विमेन हैं वो लोग बड़े-बड़े आर्टिस्ट एंड ये लोग का नाम ले रही हैं, उनके बारे में बात कर रही हैं, लेकिन वो खुद को ऐस इस लायक नहीं समझता। इसलिए वो ये लाइन मेंशन कर रहा है स्पीकर। देन एंड इंडीड देयर विल बी टाइम। तो अब यहाँ पे जो स्पीकर है फिर से रिपीट करने लगते हैं कि बहुत समय होगा, बहुत समय है मेरे पास, मतलब वो खुद को तसल्ली देने लगते हैं कि मेरे पास बहुत समय है सोचने के लिए कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। मतलब वो खुद से बार-बार सवाल कर रहे हैं, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, एक्शन लेने से पहले, वो बहुत सोच-विचार कर रहे हैं, बहुत ही डर रहे हैं कि मैं ये करूँ या ना करूँ। एंड फिर वो बोलते हैं टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर। मतलब वो एक कदम आगे लेने की सोचते हैं और फिर वो पीछे हट जाते हैं डर से। फिर वो बताते हैं कि उनका जो, अब वो अपने अपीयरेंस को लेके इनसिक्योर हो रहे हैं। वो अपने अपीयरेंस को लेके इनसिक्योर हो रहे हैं क्योंकि वो बता रहे हैं कि वो बहुत एजेड हो गए हैं। उनका जो बाल है
उनका बाल झड़ रहा है, बैल्ड स्पॉट मतलब खाली जगह है उनके बाल के बीच में, तो मतलब वो इनका एज दिखा रहा है कि वो थोड़े ओल्डर हो गए हैं, उनका जो बाल है बहुत ही पतला हो गया है, झड़ने लगा है। मतलब वो बहुत इनसिक्योर है अपने लुक्स को लेके, उन्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे उन्हें देख के, उनका मज़ाक उड़ाएँगे। एंड फिर वो कहते हैं, वो खुद को सुधारने का, इम्प्रूव करने का, अपने लुक्स को इम्प्रूव करने का भी सोचते हैं, कोट पहन के, कॉलर टाइट कॉलर पहन के, सूट पहन के। लेकिन खुद को मॉडेस्ट दिखाने का सोचते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी वो डरते हैं कि लोग उनका फिर भी मज़ाक उड़ाएँगे। एंड वो सोचते हैं कि लोग उन्हें फिर भी कहेंगे कि तुम्हारी तो आर्म्स, तुम्हारे जो शरीर है इतना पतला है। तो वो बोलते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ? तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कह रहा है कि क्या मैं इतना बड़ा कदम उठाऊँ कि मैं कोई बड़ा बदलाव ला सकूँ इस दुनिया में? क्या मेरे में उतनी क्षमता है? वो खुद से सवाल कर रहा है। मतलब वो बहुत डरा हुआ है। फिर वो अपने आप को तसल्ली देने देने लगता है कि अभी भी बहुत समय है, ये सब सोचने के लिए, ये सब करने के लिए बहुत समय है, डिसीज़न्स लेने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। For I have known them all already, known them all, have known the evenings, mornings, afternoons. I have measured out my life with coffee spoons. I know the voices dying with a dying fall beneath the music from a farther room. So how should I presume? तो यहाँ पे जो स्पीकर है, मतलब जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग जो स्पीकर है वो बोल रहा है कि मैंने सुबह, शाम, दिन तीनों जो चीज़ें होती हैं हर रोज़, वो बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से महसूस किया है। इसका मतलब है कि जो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ये जो होती हैं, वो बहुत ही रिपीटेड साइकिल है, क्योंकि हमेशा सूर्य निकलता है, हमेशा रात आती है, हमेशा सुबह होता है। मतलब ये दिखाता है कि जो स्पीकर है उसके लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं है, बहुत ही बोरिंग लाइफ हो गया है और बहुत ही रिपीटिंग साइकिल्स हो रहा है उसके लाइफ में। एंड आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स। एंड वो इसका मतलब है कि जो स्पीकर है वो कह रहा है कि उसका जो लाइफ है वो बहुत ही, उसका मूल्य उसको बहुत ही कम लगता है उसके हिसाब से। मतलब वो बड़ा नहीं सोचता, कुछ नया करने का नहीं सोचता, वो अपने आप को बहुत ही कम समझता है। मतलब उसका सेल्फ वर्थ बहुत लो है, उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो किसी चीज़ के लायक नहीं है। आई नो द वॉइसेस डाइंग विथ अ डाइंग फॉल बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फादर रूम। वो यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया अपने आसपास, कि जो आवाज़ें हैं वो कैसे धीरे धीरे गायब हो गई। एंड सो आई हाउ शुड आई प्रिज्यूम। तो यहाँ पे वो बहुत ही हेल्पलेस फ़ील कर रहा है, वो सवाल कर रहा है कि मैं क्या करूँ? खुद को कैसे इम्पोर्टेंट बनाऊँ अपने लाइफ़ को? मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं कुछ चेंजेस ला सकूँ अपने लाइफ़ में? मैं सही डिसीज़न ले सकूँ? वो खुद से ये सवाल कर रहा है। And I have known the eyes already, known them all, the eyes that fix you in a formulated phrase, and when I am formulated, sprawling on a pen, when I am pinned and wriggling on the wall, then how should I begin to spit out all the butt ends of my days and ways, and how should I presume? तो यहाँ पे आइज़ वो किसको कह रहा है? वो सोसाइटी के उन जजमेंटल लोगों को कह रहा है कि मैं उन सभी लोगों को जानता हूँ, जो मुझे जज करते हैं, मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं। एंड मैं उन लोगों को, उन आइज़ को जानता हूँ कि वो लोग मेरे ऊपर कितना फॉर्मुलेटेड रहते हैं, फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज़। मतलब वो कह रहा है कि ये जो लोग हैं वो उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह तरह ट्रीट करते हैं सोसाइटी में, उस पे उसके ऊपर अपना ओपिनियंस को, कहते हैं ना, थोप के चले जाते हैं। एंड उसे, उसकी कमियों को सिर्फ देखते हैं, उनको रीड करने की कोशिश नहीं करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा फ़ील कर रहे हैं, बट वो लोग का सिर्फ काम रहता है जज करना। एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड स्क्रॉलिंग ऑन अ पेन, व्हेन आई एम पेंट एंड रिलिंग ऑन द वॉल। तो यहाँ पे ये बहुत ही पावरफुल लाइन है, एंड ये एग्ज़ाम में आने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इस लाइन में जो स्पीकर है वो कह रहा है कि यार मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे इमेजिन करो कि मुझे एक फ़ोटो फ्रेम की तरह, जैसे एक इंसेक्ट होती है, इंसेक्ट या कोई भी बटरफ्लाई जब मर जाती है तो बहुत सारे लोग उसे दीवार पे हैंग कर देते हैं या डिस्प्ले के लिए कहीं म्यूज़ियम में रख देते हैं। मुझे उसी तरह फ़ील हो रहा है कि मुझे डिस्प्ले पे रख दिया गया है, वॉल पे चिपका के, एंड सभी लोग आ रहे हैं, अपना जजमेंट दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, एंड मेरी कमियाँ निकाल रहे हैं। उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, मुझे पूरा एक्सपोज़्ड फ़ील हो रहा है। तो यहाँ पे वो सच्चाई दिखा रहा है कि उसके साथ क्या-क्या हो रहा है, सोसाइटी के लोग उसे कैसे जज करते हैं। ओके, और यहाँ पे
वर्ड का यूज़ हुआ है बटेंट्स। बटेंट्स उसे कहते हैं जो सिगरेट का जो लास्ट पार्ट होता है, जिससे स्मोक करने के बाद वो काम का नहीं रहता, यूज़ का नहीं रहता। फॉर एग्जांपल मतलब वो इन ईज़ी वर्ड्स वेस्टेज होता है। तो वो अपने लाइफ़ को उसी से कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा लाइफ़ तो यार ऐसा ही हो गया है, मीनिंगलेस एंड वेस्टेज एंड हाउ शुड आई प्रिज़्यूम। तो वो फिर से खुद पे डाउट कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे एक्शन लूँ अपने लाइफ़ में? इतने जज करने वाले लोग हैं, मैं कभी कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं? तो वो बार-बार खुद से सेल्फ नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक। And I have known the arms already, known them all, and arms that are braceleted and white and bare, but in the lamplight downed with light brown hair. It is perfume from a dress that makes me so digress, arms that lie along a table or wrap about a shawl. And should I then presume? And how should I begin? तो अब यहाँ पे वो जो उनकी सोसाइटी में जो फीमेल है, जो विमेन है, उसका बात कर रहे हैं कि मैंने उनके आर्म्स को देखा है, उनके हाथ को देखा है एंड मैं उन सभी को जानता हूँ। मतलब ये यहाँ पे उनकी हाथ या आर्म्स का बात क्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कभी भी उनसे खुद से जाके नहीं मिलते, उनसे सामने से जाके नहीं मिलते, उनसे इंटरैक्ट नहीं करते, बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें हिचकिचाहट होती है लोगों से मिलने में। इसलिए वो बस दूर रह के ऑब्ज़र्व करते हैं और वो वही ऑब्ज़र्व करके बता रहे हैं कि मैंने उनके आर्म्स को देखा, वो लोग बहुत ही सुंदर-सुंदर ब्रेसलेट्स पहनते हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, व्हाइट एंड बेयर मतलब वो लोग बहुत एलिगेंट है, बहुत रिच लाइफ़स्टाइल है उनका, सोशल लाइफ़स्टाइल है, बहुत इन द लैम्प लाइट डाउन विथ लाइट ब्राउन हेयर। मतलब ये दिखा रहा है कि एक जो छोटी-सी डिटेलिंग होती है, जैसे कि उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो छोटी-सी उनका जो वुमेन है, उनका लाइट ब्राउन कलर का हेयर है और उनका हेयर अ उनकी आर्म्स के ऊपर दिख रहा है। मतलब ये इतनी छोटी-छोटी डिटेल्स भी वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। मतलब वो दिखा रहा है कि वो हर छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है स्पीकर, क्योंकि वो बहुत नर्वस है इस चीज़ों को लेके एंड खुद खुद को लेके भी। अब यहाँ पे वो परफ्यूम का बात कर रहे हैं कि जो विमेन है, वो लोग जो परफ्यूम्स अपने ड्रेस पे लगाई हुई है, वो स्पीकर को डिस्ग्रेस कर रही है वो परफ्यूम। इट मीन्स मतलब जो एक छोटी-सी सिंपल चीज़ है परफ्यूम, जो सोशल गैदरिंग में कोई भी चीज़ हो सकती है, बट ये परफ्यूम का बात यहाँ पे हो रहा है, जो स्पीकर को डिस्ट्रैक्ट करती है। इसका मतलब है कि वो कभी भी फ़ोकस्ड नहीं रह पाता, उसके लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं एंड वो डिस्ट्रैक्शंस वो खुद क्रिएट कर रहा है एंड क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और यहाँ पे फिर से वो वुमेन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो लोग आराम से टेबल के ऊपर अपना हाथ रख के बैठी हुई है एंड शॉल ओढ़ी हुई है, मतलब वो लोग बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। और वो खुद को कंपेयर कर रहा है क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है इन लोगों के बीच में, क्योंकि ये लोगों को ग्लोरीफाई कर रहा है एंड खुद को बहुत कम समझ रहा है, उसका सेल्फ वर्थ बहुत ही लो दिख रहा है। एंड इसलिए ये यहाँ पे फिर से कहते हैं हाउ शुड आई देन प्रिज्यूम। वो बोलता है अब मैं इनसे बात करना भी चाहता हूँ, बट मैं कैसे करूँ? मैं क्या बोलूँ? क्या मैं कभी बात कर भी पाऊँगा? क्या मैं कभी एक्शन ले भी पाऊँगा? तो ये दिखा रहा है कि उनके अंदर, स्पीकर के अंदर कितना कम कॉन्फिडेंस है, खुद को लेके सेल्फ वर्थ कितना कम है, सेल्फ स्टीम कितना लो है एंड वो कुछ भी एक्शन लेने से पहले, लोगों से मिलने से भी पहले वो इतना घबराते हैं। Shall I say I have gone at dusk through narrow streets and watched the smoke that rises from the pipes of lonely men in shirt sleeves leaning out of windows? I should have been a pair of rat claws scuttling across the floors of silent seas. अब वो बता रहे हैं स्पीकर यहाँ पे, जे अल्फ्रेड, कि वो बता रहे हैं कि मैंने खाली स्ट्रीट्स पे मैं गया हूँ शाम को, डस्क मतलब शाम को मैं जाता हूँ एंड मैं गया हूँ एंड मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने देखा है कि जो मेरे ही तरह जो अकेले मेन हैं सोसाइटी के, वो अपने रूम्स में बैठ के स्मोक कर रहे हैं शर्ट स्लीव्स पहन के एंड विंडो के बाहर देख के एंड वो बता रहे हैं कि उसी की तरह उसका भी लाइफ है सोसाइटी के मेन की तरह। वो कितना अकेला फील करता है, कितना लोगों से खुद को एलिनिएट फील करता है, खुद को डिस्टेंट फील करता है, लेफ्ट आउट फील करता है। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रैक्ट क्लॉज कर्लिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज। यहाँ पे जो स्पीकर है वो कह रहा है कि मुझे तो एक, फॉर एग्जांपल जो क्रैब होती है, ओके, जिसे हम हिंदी में केकड़ा भी कहते हैं, है ना? तो जो क्रैब होती है, आपने देखा होगा उसकी जो पंजा होती है, बहुत नुकीली पंजा होती है, तो वो अपने आप को क्रैब पूरे क्रिएचर, पूरे एनिमल से भी कंपेयर नहीं कर रहा है। उसका जो पंजा होता है, नुकीला पंजा, उससे कंपेयर कर रहा है। बोलता है कि मुझे तो यार वैसा होना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं ह्यूमन नहीं होता, तो मैं बहुत शांत होता, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ़ जीता, मुझे इतना टेंशन नहीं होता चीज़ों को लेके, मुझे कुछ प्लान नहीं करना पड़ता, इतना ओवरथिंक नहीं करना पड़ता। एंड वो कहाँ पे जाना चाहता है? साइलेंट सीज़ में। मतलब वो अगर क्रैब होता तो वो साइलेंट सीज़ में आराम से रहता, वहाँ पे शांति होती, इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता, ठीक है? मतलब ये दिखाता है कि वो थक चुका है इस ह्यूमन बॉडी में।
इस अर्थ पे, मतलब वो थक चुका है इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, इतने सारे बर्डन से, और इतने एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन से। इसलिए वो इस चीज़ से एस्केप करना चाहता है, भागना चाहता है किसी ऐसे जगह पे जहाँ उसे शांति मिले, क्योंकि वो अभी बिल्कुल भी जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो खुश नहीं है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। And the afternoon, the evening sleeps so peacefully, smoothed by long fingers, asleep tired or it malingers, stretched on the floor here beside you and me. अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो आफ्टरनून को, इवनिंग को, मतलब जो ये जो समय होती है हमारी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, इसे पर्सनिफाई कर रहा है, मतलब एक जो ह्यूमन बीइंग होता है उससे कंपेयर कर रहा है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि आफ्टरनून मतलब जो दिन होती है, शाम होती है, वो एक इंसान की तरह बहुत पीसफुली सो रही है, ऐसा लग रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि ये जो शाम है, ये जो आफ्टरनून है, उसे कोई, जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग को प्यार से सहलाते हैं सुलाने के लिए, वैसे ही इस मौसम को, इस दिन को, शाम को कोई सहला रहा है आराम से। मतलब ये दिखा रहा है कि जो आफ्टरनून है, जो इवनिंग है, शाम का समय है, वो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही स्टिल है, एंड बहुत ही आरामदायक है। बट यहाँ पे ये लेज़ीनेस भी शो कर रहा है स्पीकर का। asleep, tired, or it malingers, stretched on the floor here beside you and me. फिर वो बोलता है कि इसी तरह ये जो समय है, टाइम है, वो सो चुका है, बहुत थक चुका है, एंड मेलिंगर कर रहा है। मतलब ये काम से भागने के लिए खुद से झूठ कह रहा है कि वो बीमार है, मतलब ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो बीमार है, एंड आराम से वो स्ट्रेच करके करवट लेके सो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे ये फिर से शो कर रहा है कि ये स्पीकर का ही खुद का हैबिट्स शो कर रहा है, अनहेल्दी हैबिट्स, क्योंकि वो भी बोलता है कि उसके पास बहुत समय है, एंड वो बहुत लेज़ी की तरह पड़ा हुआ रहता है, बट एक्शन नहीं लेता, और हमेशा सोचते रहता है, या तो सोते रहता है, या अपने काम को अवॉइड करता है। Have the strength to force the moment to its crisis. But though I have wept and fasted, wept and prayed, though I have seen my head grown slightly bald, brought in upon a platter, I am no prophet and he is no great matter. I have seen moments of my greatness flicker, and I have seen the eternal footman hold my coat and snicker, and in short, I was afraid. तो यहाँ पे टी एंड केक्स एंड आइस क्या शो कर रहा है, जो एलाइट बहुत ही रिच लोग होते हैं सोशल सेटिंग में, जो लोग को पता होता है, जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, जिन्हें पता होता है कि मैनर्स क्या होते हैं, कैसे बिहेव करना है एक दूसरे के साथ, कैसे कम्युनिकेट करना है, उन्हें अच्छे से पता होता है। तो यहाँ पे उन लोगों का बात हो रहा है टी एंड केक्स एंड आइस के थ्रू। तो वो बोल रहा है कि क्या मेरे अंदर उतनी पोटेंशियल है, मेरे अंदर उतनी काबिलियत है कि मैं इन जैसे लोगों के बीच कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल बोल सकूं जिससे वो इन्फ्लुएंस हो सके, या जिससे कुछ चेंजेस आए। एंड वो फिर बोलता है कि वो बता रहे हैं स्पीकर कि मैंने अपना बहुत ही इमोशनल स्टेट देखा है करीब से, मैं बहुत रोया हूँ, मैंने बहुत ही प्रे किया है, बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़रा हूँ। एंड वो बोलता है कि उसने अपने हेड को एक, तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपने डेथ का बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि जिस तरह जॉन द बैप्टिस्ट जो थे, उन्होंने एक सच बोला था, और उसका नतीजा क्या निकला था कि उनके सर को काट के एक प्लेटर में सर्व कर दिया गया था, मतलब बीहेड करके। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें भी बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है, एंड उनका जो बाल है पूरा झड़ चुका है, मतलब वो बहुत ही ओल्ड हो गए, उनका जो मौत है उनके पास है। एंड वो एंड यहाँ पे वो जॉन द बैप्टिस्ट का रेफरेंस यूज़ करके ये बता रहे हैं कि वो उनकी तरह सच बोलने वाले कोई सत्यवादी इंसान नहीं है। वो जॉन बैप्टिस्ट की तरह कोई प्रॉफिट या कोई रिलीजियस बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले इंसान नहीं है, जो रिस्क लेने से डरता नहीं है। क्योंकि स्पीकर को रिस्क लेने से डर लगता है, इसलिए वो कह रहा है कि वो कोई हीरो नहीं है ऐसे लोगों की तरह जो बाइबल में मेंशन्ड है। एंड वो बोल रहा है एंड वो बोल रहा है कि लाइफ में उसे बहुत सारे चांसेस मिले कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का, लेकिन उसका डर हमेशा उसके बीच में आया एंड उसे रोका कुछ करने से। एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन होल्ड माई कोट एंड स्निकर। फुटमैन जो होता है वो आप देखो पिक्चर में एक सर्वेंट की तरह होता है, तो यहाँ पे फुटमैन को इटर्नल फुटमैन कहा गया है, मतलब ये डेथ को सिग्निफाई कर रहा है। जिस तरह से एक फुटमैन, एक सर्वेंट आपको आता है कुछ सर्व करने, तो यहाँ पे जो डेथ है वो उसका डेथ लेके आया है। एंड वो कह रहा है होल्ड माई कोट,
ठीक है। फुटमैन उसको कह रहा है होल्ड माई कोट। आप किसी भी रेस्टोरेंट्स में जाते हो या वहाँ से बाहर निकलते हो तो अपना कोट रखते हो चेयर पे, एंड जब वहाँ से निकलने लगते हो तो आपको फुटमैन कहता है कि अपना कोट पहनो और चलो मेरे साथ। मतलब ये जो डेथ है वो उसे अपने साथ ले जाने को बोल रहा है, एंड स्निकर कर रहा है, मतलब उसका मजाक भी उड़ा रहा है कि उसने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, अपना पूरा लाइफ बिता दिया सोचने में एंड वरी में, टेंशन में। और वो इसलिए कह रहा है आई वॉज अफ्रेड, मैं हमेशा से अफ्रेड रहा, कुछ कर नहीं पाया। And would it have been worth it after all, after the cups, the marmalade, the tea, among the pork lane, among some talk of you and me, would it have been worthwhile to have bitten off the matter with a smile, to have squeezed this universe into a ball, to roll it towards some overwhelming question, to say, I am Lazarus, come from the dead, come back to tell you all, I shall tell you all, if once settling a pillow by her head should say, that is not what it I meant at all, that is not it at all. तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो सबसे पहले कहता है कि अगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता लोगों के सामने, अपने अंदर की बात शेयर करता, बोल्डली एक्ट करता, एक्शन लेता, लोगों से बात करता, तो भी शायद ये वर्थ इट नहीं होता। मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वर्थ इट होता अगर मैं ऐसा करता भी तो। फिर वो कहता है कि जो एवरीडे लाइफ में हम लोग रोज़ कंज्यूम करते हैं, स्पीकर जो कंज्यूम करता है, जैसे मार्मलेड एक जैम होता है जो कि सिट्रस फ्रूट से बनता है, लाइक ऑरेंज से, जो कि पिक्चर में है। तो वो कहता है मार्मलेड, चाय, पोर्किलेन, मतलब जो बर्तन होते हैं, एंड एवरीडे लाइफ में जो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये दिखा रहा है कि एवरीडे लाइफ में इतना पोलाइट सेटिंग होता है, और वो इससे कंपेयर कर रहा है अपने आप से कि ऑर्डिनरी लाइफ में तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, लेकिन उसके मन में इससे बिल्कुल भी अपोजिट चल रहा है। मतलब वो इतना ओवर एनालाइज कर रहा है, चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, उसके दिमाग में बहुत कुछ भरा पड़ा है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। टू हैव बिटन ऑफ द मैटर विथ अ स्माइल, टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू ए बॉल, इसका मतलब है कि अगर वो इस एक एक्शन लेता, अगर, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वो एक्शन लेता भी, खुद को एक्सप्रेस करने का सोचता भी, तो क्या वो कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाता खुद को सबके सामने, एंड कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाता और कुछ बड़ा हासिल कर पाता लाइफ में। एंड फिर वो खुद को इमेजिन कर रहा है और बोल रहा है स्पीकर कि आई एम लेजारस कम फ्रॉम द डेड। मतलब वो कह रहा है खुद को इमेजिन करते हुए कि मैं लेजारस की तरह हूँ। लेजारस कौन है? इसे बाइबल में मेंशन किया गया है कि जीसस क्राइस्ट ने इसे मरने के बाद वापस ज़िंदा किया था, लेजारस को। तो ये उसी से खुद को कंपेयर कर रहा है कि मैं लेजारस हूँ, जो कि इमेजिन कर रहा है, और मैं वापस मर के ज़िंदा हो गया, एंड मैं वापस क्यों आया हूँ? सच बोलने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड यहाँ पे जो स्पीकर है वो सोच रहा है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को, जिन लोगों को मैं बहुत ही मानता हूँ, जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ, अगर मैं उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करता, तो शायद वो लोग मेरी बात नहीं समझते, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मतलब वो वर्स्ट केस सिनेरियो अपने लिए सोच रहा है कि अगर वो एक स्टेप आगे लेता, अपना फीलिंग्स शेयर करता अपने लव्ड वन से, तो भी शायद उसे मिसअंडरस्टूड फील होता लोगों के द्वारा। Would it have been worth it? After all, would it have been worthwhile? After the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets, after the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor. फिर यहाँ पे फिर से वो खुद से सवाल कर रहा है, जो प्रूफ रॉक है, जे एल्फ्रेड प्रूफ रॉक जो स्पीकर है, वो खुद से फिर से सवाल कर रहा है कि क्या अगर मैं एफर्ट्स करता, एक्शन लेता, तो क्या उसका कुछ नतीजा निकलता, क्या वो वर्थ इट होता। जैसे कि वो बोल रहा है कि जो सनसेट होती है हमारे रोज़ जो सनसेट होती है जो कि शो करती है कि दिन ख़त्म हो रही है और वो इतना ब्यूटीफुल होता है। एंड जो डोरयार्ड्स होते हैं, मतलब हमारे घर के बाहर जो गार्डन्स होते हैं छोटे से, एंड जो स्प्रिंकल्ड स्ट्रीट्स होते हैं, मतलब जब स्ट्रीट पे पानी छिड़का जाता है, मतलब ये सब जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं लाइफ की, डेली एक्टिविटीज़ हैं। और जो नॉवेल्स हैं, टी-कप्स हैं, स्कर्ट्स दैट ट्रेल, इसका मतलब है कि जो नॉवेल्स, जो लोग एक दूसरे से इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, टी-कप्स मतलब सोशल सेटिंग्स में जो लोग अपना बैठे हैं, स्कर्ट्स दैट ट्रेल मतलब जो एलिगेंट वुमेन हैं, पोलाइटली एक दूसरे से बात कर रही है मैनर्स के साथ, और बहुत कुछ, जो कि वो इसमें और भी बहुत कुछ मेंशन करना चाह रहे थे वो, बट किए नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन। तो वो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है वहाँ पे सिर्फ दिखावटी लोग हैं, वो लोग सिर्फ
इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, बाहरी दुनिया का बात करते हैं, शो ऑफ करते हैं, और उनको हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए शायद अगर मैं उनके सामने कुछ बोलना भी चाहूँ या कुछ एफर्ट्स भी करता तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि वो लोग मुझे समझ ही नहीं पाते। But as if a magic lantern threw the nerves and patterns on a patterns on a screen, would it have been worthwhile if one settling a pillow or throwing off a shawl and turning towards the window should say, "That is not it at all. That is not what I meant at all." तो वो यहाँ पे फिर से एक इमेजरी दिखा रहे हैं, मतलब इमेजिनेशन में दिखा रहे हैं कि अगर एक मैजिक लैंटर्न होता हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में देखो, ये मैजिक लैंटर्न है। जैसे कि आज के ज़माने में जो हम लोग थिएटर्स में मूवी देखने जाते हैं, वहाँ एक प्रोजेक्टर लगा होता है, ठीक वैसे ही पुराने ज़माने में मैजिक लैंटर्न होता था, जो किसी भी दीवार पे बड़ा सा जो कि किसी भी दीवार पे बड़ा सा प्रोजेक्ट करता था कोई भी चीज़, ठीक है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसी मैजिक लैंटर्न में, उसी प्रोजेक्टर में मुझे ऐसा फ़ील होगा कि मेरे को कोई मुझे प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब मेरे नर्व्स को प्रोजेक्ट कर रहा है, मेरे फीलिंग्स को प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर मैं किसी के सामने कुछ बोलना चाहूँगा या बात करना चाहूँगा, तो उसको ऐसा फ़ील होगा कि लोग उसे एक्सपोज़ कर देंगे, उसे पूरा रीड कर लेंगे और उसका सच्चाई सबके सामने आ जाएगा, उसका जो डर है, उसका जो हेसिटेशन है, सबके सामने आ जाएगा, जो कि वो नहीं चाहता। फिर वो बोलता है इमेजिन करते हुए कि एक सेटलिंग अ पिलो और थ्रोइंग अ शॉल, मतलब ये यहाँ पे एक वुमेन को इमेजिन कर रहा है जिससे वो अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है। तो वो इमेजिन कर रहा है कि वो अपना पिलो सही कर रही है और शॉल हटा रही है, मतलब वो ऑर्डिनरी काम कर रही है एक्टिविटीज़, एंड फिर वो उससे अपना बात शेयर करना चाहेगा तो वो विंडो की तरफ मुड़ जाएगी, उसके बात पे ध्यान नहीं देगी, और या फिर उसको बोल देगी कि तुम गलत समझ रहे हो, मेरा ये मतलब नहीं था, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी, दैट इज़ नॉट इट एट ऑल। और उसको ये चीज़ बहुत हर्ट करेगा जब वो विमेन उसे रिजेक्ट कर देगी, विंडो की तरफ देख के, या उससे उसके सामने से हट जाएगी। No, I am not Prince Hamlet, nor was meant to be. I'm an attendant lord, one that will do to swell up progress, start a scene or two. Advise the prince, no doubt, an easy tool, differential, glad to be of use, polite, cautious, and meticulous, full of high sentence, but a bit obtuse, at times, indeed almost ridiculous, almost at times the fool. मतलब यहाँ पे जो स्पीकर है वो खुद को कंपेयर कर रहा है प्रिंस हैमलेट से। प्रिंस हैमलेट कौन है? बहुत ही फेमस प्ले है शेक्सपियर का। उसी उसी वहाँ ये हैमलेट का हीरो है, मतलब डेनमार्क का हीरो है हैमलेट। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं प्रिंस हैमलेट से। मतलब वो कह रहे हैं, प्रिंस हैमलेट कौन है? विलियम शेक्सपियर का जो बहुत फेमस प्ले है हैमलेट, वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क भी उन्हें कहते हैं। सो वो कह रहे हैं, और वो बहुत हीरोइक फिगर है, तो वो कह रहे हैं कि मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ, मतलब मैं कोई इंपॉर्टेंट फिगर नहीं हूँ, एंड मैं बन भी नहीं सकता, क्योंकि एंड वो खुद को बहुत छोटा मानता है। एंड वो कह रहा है कि मैं तो अटेंडेंट लॉर्ड हूँ, मतलब जो कि एक लीडर के लिए काम करता है, उन्हें एडवाइस देता है, उनकी मदद करता है, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस खुद का नहीं है, मतलब वो सिर्फ दूसरों के काम आता है। और ऐसा आदमी जो कि किसी भी महल में, दरबार में लड़ाई लगवाता है या सीक्रेट्स आके बताता है राजा को, तो वो खुद को वैसा मानता है, खुद को वैसा बड़ा सा हीरोइक टाइप नहीं मानता। एंड फिर वो बोलता है कि मैं तो प्रिंस को एडवाइस दे सकता हूँ, वैसा इंसान हूँ, एडवाइस देने वाला, जो कि बहुत ईज़िली जिसका यूज़ किया जा सके, एंड मैं झुक के रहने वाला हूँ, वो ऐसा मानता है खुद को। एंड पॉलिटिक्स को लेके बहुत केयरफुल है, कॉशियस है, एंड मेटिकुलस भी है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, और बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता, समझ कुछ नहीं पाता। एट टाइम्स वो खुद को फूलिश मानता है, ठीक है? I grow old, I grow old. I shall wear the bottoms of my trousers rolled. Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach? I shall wear white flannel trousers and walk upon the beach. I have heard the mermaids singing, each to each. I do not think that they will sing to me. अब वो यहाँ पे जो स्पीकर है बार-बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यार मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी एज हो रही है। मतलब वो यहाँ पे सिर्फ फिज़िकल एज की बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, मैं फिज़िकली भी बहुत ओल्ड हो रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मुझे इतने चांसेस मिले लाइफ़ में, वो चांसेस भी अब ख़त्म होने जा रहे हैं, एंड मेरे पास वक़्त बहुत कम बचा है। अब वो कह रहा है, खुद को इमेजिन कर रहा है कि मुझे अब जैसे बूढ़े लोग ट्राउज़र्स पहनते हैं रोल करके, मुझे भी वैसे पहन के घूमना चाहिए। जैसे कि
और जैसे बूढ़े लोग अपना बाल पीछे से बाँधते हैं, मुझे भी वैसे ही कॉम्ब करना चाहिए अपने बाल को। एंड फिर वो खुद से सवाल कर रहा है कि क्या मैं पीच खा सकता हूँ, जो एक फल होती है? और वो क्यों ये सवाल कर रहा है? क्योंकि उसे छोटी-छोटी चीज़ें भी करने से डर लगता है। उसे ऐसा लग रहा है कि अगर वो पीच खाएगा तो उसका रस गिरेगा और लोग उस पे हँसेंगे या उसको जज करेंगे। फिर वो कह रहा है कि मुझे अब व्हाइट फ्लैनल ट्राउज़र्स पहन लेने चाहिए। खुद को वो इमेजिन कर रहा है ओल्ड पर्सन की तरह। जैसे ओल्ड पर्सन लोग व्हाइट फ्लैनल ट्राउज़र्स ऐसे पहनते हैं। एंड बीच पे वो खुद को इमेजिन कर रहा है कि वो वही ट्राउज़र्स पहन के बीच पे अकेले घूम रहा है। मतलब वो शो कर रहा है कि वो कितना अकेला है अंदर से और फिज़िकली भी उसके साथ कोई नहीं है। एंड फिर वो बोलता है इमेजिन करते हुए कि मैंने बीच पे मर्मेड्स को गाते हुए सुना, जो जलपरी होती है उसे गाते हुए सुना। और वो बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग मेरे साथ भी गाएँगी या मेरे लिए गाएँगी। इसका मतलब है मर्मेड्स वो किसको शो कर रहा है? उसका जो फैंटेसी वर्ल्ड है, रोमांस है, उसको शो करता है, ब्यूटी को शो करता है। एंड उसे लगता है कि वो ये सब चीज़ें उसके लिए नहीं बनी हैं। इसलिए वो कह रहा है दे विल आई डोंट थिंक दे विल सिंग टू मी। वो उसको लगता है वो इस चीज़ के लायक नहीं है। I have seen them riding seaward on the waves, combing the white hair of the waves blown back when the wind blows the water white and black. We have lingered in the chambers of the sea by seagulls wreathed with seaweed red and brown, till human voices wakes us and we drone. अब यहाँ पे जो स्पीकर है फिर से अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में चला गया है और वो बोल रहा है इमेजिन करते हुए कि मैंने देखा कि मैंने उन्हें देखा, जलपरियों को देखा, वो सीवर्ड पे तैर रही हैं वेव्स के ऊपर। सीवर्ड क्या होता है? जहाँ से आपको पूरा सी का नज़ारा दिखता है, जैसे कि ये। तो वो कह रहा है कि मैंने देखा वहाँ पे जो जलपरियाँ हैं वहाँ पे तैर रही हैं और समुद्र के लहर के ऊपर मुझे दिख रही हैं, क्या करते हुए और वो कह रहा है कि ये जो समुद्र है, वो बिल्कुल एक सफ़ेद जैसे समुद्र की लहर बहुत सफ़ेद दिखती है, तो कह रहा है कि वैसे ही जो जलपरियाँ हैं, ऐसा लग रहा है कि समुद्र को वो कंघी कर रही है। जैसे हम अपने बाल को कंघी करते हैं, सजाते हैं, वैसे ही जो जलपरी है, वो समुद्र को कंघी कर रही है और खूबसूरत बना रही है समुद्र को, उस समुद्र में रह के। एंड जो विंड है, जो हवा चल रही है तेज़ी से, उससे क्या हो रहा है, जो पानी की लहर है, वो और भी खूबसूरत लग रही है। जैसे होता है ना कभी-कभी पानी की लहर व्हाइट दिखती है, ब्लैक दिखती है। फिर वो कहता है कि अब हम लोग सी के चैम्बर्स में चले गए, मतलब सी के अंदर जो गुफ़ा वाली जगह होती हैं, जहाँ पे जलपरियाँ रहती हैं, तो वो कहता है कि मैं वहाँ भी गया एंड वहाँ पे मैंने सी गर्ल्स को देखा, मतलब जलपरी को देखा कि वो लोग पूरी म मतलब खुद को सजा के, मतलब उनके आस-पास पूरा सीवीड्स है, रेड कलर का एंड ब्राउन कलर का, जिससे वो पूरा लिपटी पड़ी हैं। जैसे हम कहते हैं ना माला, ज जिस तरह से माला से सजाया जाता है, वैसे ही वो पूरा उसके चारों ओर सीवीड्स है। सीवीड्स जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं, इसे कहते हैं। एंड फिर वो कहता है कि अचानक से ह्यूमन वॉइस उसे उठाता है एंड फिर सभी लोग डूब जाते हैं। इसका ये मतलब है कि वो अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में अभी तक जी रहे थे। मतलब उनका कुछ भी ये सब रियल नहीं था। ये जितने भी इवेंट्स उन्होंने डिस्क्राइब किए, उनका सिर्फ इमेजिनेशन था। और अचानक से क्या होता है कि ह्यूमन वॉइस उनको उठा रहा है उनकी नींद से। उनकी सपनों वाली जो दुनिया है उससे उसे उठा रहा है, मतलब वो उसे वापस से रियलिटी में उन्हें आना पड़ रहा है। एंड जैसे ही वो रियलिटी में आ गए, वो ड्रोन हो गए, वो डूब गए, मतलब वो रियलिटी फेस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना इमेजिनेशन वाला दुनिया ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है दैन रियलिटी। रियलिटी में उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, और जो कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिसीजन लेने से डरते हैं, एक्शन लेने से डरते हैं, किसी के सामने जाने से डरते हैं। इसलिए रियलिटी जैसे ही हिट किया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ।